हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अर्थशास्त्र का जो विविध प्रश्न से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, छठवां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके परीक्षा में 5 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया तो किसके द्वारा? विकास केंद्रित परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सैमुएल्सन के द्वारा। ठीक है, सैमुएल्सन के साथ साथ लिप्से, फ्रीडमैन, ठीक है, ये दोनों भी जो है विकास केंद्रित परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और जो सैमुएल्सन ने विकास केंद्रित का परिभाषा दिया था, उसमें उन्होंने बताया था, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादक के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु जो है वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं। ऐसा भी चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें या बिना मुद्रा के करें। ठीक है, यही उनके विकास केंद्रित का परिभाषा था सैमुएल्सन का। ठीक है, तो उनके साथ साथ लिप्से भी अगर एग्जाम में देता है, फ्रीडमैन भी देता है, तो वो भी जो है विकास केंद्रित परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय तथा आय समानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उसे जो कहते हैं कुजनेट वक्र। ठीक है, कुजनेट वक्र। ठीक है, कुजनेट वक्र कैसे बनता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ऐसे जो ये बनता है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आर्थिक विकास के चरण, प्रति व्यक्ति आय, और ये हो जाएगा आय विषमता का स्तर। ठीक है, यहाँ पे ए और बी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बनता है इसी को कहते हैं कुजनेट वक्र। ठीक है, साइमन कुजनेट एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर यह वक्र बनाया जाता है। और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि शुरू में जब आर्थिक विकास होता है तब कुछ लोग ही आय की वृद्धि से जो है लाभान्वित होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ आय के वितरण की विषमता बढ़ती है, पर आर्थिक विकास के साथ अन्य समूह भी लाभान्वित होने लगते हैं। उनका यही कहना था और उन्हीं के नाम पर जो है ये कुजनेट वक्र बनाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय तथा आय समानता के स्तर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? समृद्धि मॉडल में जो है मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था, तो वो किया था जे टोबिन ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जे टोबिन ने। ठीक है, जे टोबिन ने जो है 1956 में वित्तीय घटक और दीर्घकालीन वृद्धि सिद्धांत में जो है मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? संकलन की समस्या से है, तो हो जाएगा वो विकस्टीड का। बी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट हो जाएगा, विकस्टीड का। ठीक है, यदि विभिन्न साधनों को पुरस्कार उनकी सीमांत उत्पादकता के समान दिया जाता है तो क्या कुल उत्पादन पूर्णतः विभाजित हो जाएगा या इससे कम होगा अथवा अधिक होगा? इस कठिनाई को जो है योगीकरण की समस्या अथवा उत्पादन के पूर्ण रूप से विभाजित होने की समस्या कहा जाता है। ठीक है, और फिलिप विकस्टीड जो थे, ठीक है, पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस समस्या का समाधान यूलर प्रमेय की सहायता से किया था। ठीक है, यूलर प्रमेय की सहायता से इस समस्या का समाधान किया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यूलर प्रमेय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकस्टीड के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्कटोवास्की विरोधाभास का संबंध है। स्कटोवास्की विरोधाभास का संबंध किससे है? तो ये है कल्याणकारी अर्थशास्त्र से। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोफेसर स्कटोवास्की जो थे, इन्होंने जो है कार्डोर हिग्स की कसौटी के आधार पर यदि एक परिवर्तन वांछनीय है और क्षतिपूर्ति का वास्तव में भुगतान नहीं दिया जाता है तो परिवर्तन के बाद आय का एक ऐसा पुनर्वितरण हो सकता है कि पुरानी स्थिति को वापस चलन कार्डोर हिग्स की कसौटी के आधार पर ही वांछनीय हो सकता है। और जो कार्डोर हिग्स की कसौटी में इस विपरीत स्थिति को जो है इसको स्कटोवास्की ने जो है विरोधाभास कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से इसका संबंध रखा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट कार्ड की वितरक एजेंसी है? तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, आयोग द्वारा इसको सबको जो है नंबर दिया गया था। इसकी दो एजेंसियां हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक। ये दोनों आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बी सी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आपका बी सी होना चाहिए था, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जो व्यावसायिक बैंक है ये किसान क्रेडिट कार्ड की वितरक एजेंसी हैं। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 1998 में। ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा जो है ये की गई थी। और यह स्कीम जो है संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण प्रभावी पहल है। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई है, जबकि सहकारी बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और है, इसको भी याद रखिएगा, सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक ये भी जो है आपका किसानों को बांटने की वितरक एजेंसी है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे 3 है और ये नाबार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन तीनों बैंकों को याद रखिएगा। ये तीनों बैंक जो है किसान क्रेडिट कार्ड की वितरक एजेंसी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता क्या व्यक्त करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को व्यक्त करता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी वित्तीय संसाधन जिनका प्रयोग कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए करता है वे अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न विकल्प है। तो कौन सा विकल्प भिन्न है? तो ये सेबी भिन्न है। ठीक है, शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को नियंत्रित और नियमित करने का काम जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाता है। जबकि ये जो नाबार्ड है और IDBI बैंक है और SIDBI, ये जो बैंक है ये जो है वित्तीय संस्थाएं हैं। ये तीनों जो है ये वित्तीय संस्थाएं हैं। और जो सेबी है ये क्या है? शेयर बाज़ार में चलने वाले बृहद कारोबार को जो है नियंत्रित और विनियमित करने का जो है ये सेबी के द्वारा किया जाता है। और ये तीनों जो हैं ये वित्तीय संस्थाएं हैं। तो ये जो है सेबी आप इन तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल बचत में सर्वाधिक योगदान होता है। तो भारत के कुल बचत में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये घरेलू क्षेत्र के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, सकल बचतों में अगर 2013-14 का आंकड़ा देखा जाए तो घरेलू का योगदान जो है 59.4% था और वित्तीय निगम क्षेत्र का जो है 34.5% था। अगर वहीं 19 और 20 का हम ताज़ा आंकड़ा देखें तो घरेलू क्षेत्र बचत का योगदान जो है ये कितना परसेंट था? तो 30% था। ठीक है, ये 19-20 का आंकड़ा आप लोग को याद रखना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IRDA का संबंध है। तो IRDA का संबंध किससे है? तो ये बीमा क्षेत्र से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
बीमा क्षेत्र में जो है निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है, ठीक है, इसका गठन जो है 19 अप्रैल 2000 को किया था, ठीक है। इसका गठन भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आशा योजना का संबंध है। आशा योजना का संबंध क्या है भारत में? तो आशा योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से है, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल कल्याण से है, अर्थात उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है, आशा योजना से। आशा का पूरा नाम है एकार्डेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है। लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती हैं, ठीक है। और 2012-13 में केंद्रीय बजट में जो है आशा को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई कमेटी का संयोजक का दर्जा दिया गया है। वह कुपोषण तथा महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेमा संबंधित है। तो फेमा किससे संबंधित है? तो ये विदेशी विनिमय प्रबंधन से, ठीक है, विदेशी विनिमय प्रबंधन से संबंधित है। विदेशी मुद्रा बाजार में जब जो है लेन देन को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जो है 1 जून 2000 से नया विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम जो है फेमा, इसको कहते हैं मुद्रा प्रबंध अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम फेमा विधेयक जो है लागू किया है, ठीक है। तो ये 1 जून 2000 से ये लागू हुआ है, ठीक है। ये विदेशी विनिमय प्रबंधन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा होता है। तो भारत के आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ का होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय आयात समूह की एक प्रधान मद जो है POL समूह, पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स, जिसको POL कहते हैं, ठीक है, जो 2013 और 14 में कुल इसका भारतीय आयात जो है 36.6% था, ठीक है। अगर 19 और 20 का आंकड़ा देखा जाए तो ये बढ़ करके करीब 51% के हो गया है, 51.7% के हो गया है, ठीक है। तो ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है भारत के आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा।